देखिए हमारा जो ब्रेन होता है ये एक खोपड़ी में होता है। ये जो खोपड़ी आप देख रहे हैं इसमें हम लोग का ब्रेन होता है। और ये जो खोपड़ी होता है ना, ये ऐसे देखिए, ये बहुत सारे हड्डियों से मिल करके बना होता है। ये पूरा एक नहीं होता, पूरा एक हड्डी का कंकाल नहीं होता, ये जुड़ा हुआ होता है। समझ में आ रहा है? ये जुड़ा हुआ होता है और जुड़ करके 8 हड्डियां जुड़ करके इस खोपड़ी को बनाते हैं। कितनी हड्डियां? 8 हड्डियां मिल करके इस खोपड़ी को बनाते हैं। इसी खोपड़ी के अंदर हमारा ब्रेन रहता है। ठीक है, तो हमारा ब्रेन जो है वो डायरेक्ट इस खोपड़ी के अंदर डायरेक्ट नहीं रहता है, उसके पहले एक झिल्ली होती है, तब ब्रेन होता है। क्योंकि जो ब्रेन होता है वो बहुत ज्यादा नाजुक होता है। ठीक है, इतना नाजुक होता है कि अगर ब्रेन को हम लोग चाकू से काटे तो आलू से भी आसानी से कट जाएगा। ठीक है, जिस तरह आलू कटता है ना, उससे भी आसानी से ब्रेन कट जाएगा अगर हम लोग चाकू से काटे तो ब्रेन चूंकि बहुत नाजुक होता है, इसीलिए उसको प्रोटेक्शन चाहिए। अगर प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, कहीं हम लोग गिर गए, दीवार में लड़ गया ढप से, फिर क्या होगा? हमारा ब्रेन जो है डैमेज हो जाएगा। फिर मालूम चलेगा क्या हम कौन हैं, कहाँ रहते हैं, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। तो ये हो जाएगा, मेमोरी लॉस हो जाएगा, ब्रेन डैमेज हो जाएगा, या ब्रेन का एक हिस्सा डैमेज हो जाएगा। इसीलिए इतना कोमल अंग होने के कारण एक तो इसको प्रोटेक्शन मिला हुआ है इस खोपड़ी से, और दूसरा इस खोपड़ी और ब्रेन के बीच में एक झिल्ली होती है जिसको मेनिंजिस झिल्ली बोलते हैं। ठीक है, मेनिंजिस झिल्ली जो है उसी में सूजन के आ जाने के चलते, इन्फ्लेमेशन के आ जाने के चलते क्या होता है? मेनिंजाइटिस हो जाता है। ठीक है, देखिए ब्रेन इस तरह का होता है, इस तरह देख रहे हैं ना, कैसे ये खिचिर पिचिर सा है। जैसे अखरोट होता है ना, अखरोट तोड़ते हैं तो ऐसा ही निकलता है ना, फिर हम लोग इसको तोड़ करके खा जाते हैं। ठीक है, तो अखरोट की तरह ही ब्रेन होता है। जिस तरह अखरोट में ऊपर एक हार्ड सेल होता है, हार्ड कवच होता है, उसी तरह ब्रेन में क्या था? खोपड़ी था। ठीक है, लेकिन अखरोट में अंदर मेनिंजिस जैसी झिल्ली नहीं होती है। ठीक है, अखरोट डायरेक्ट होता है खोपड़ी के बाद, लेकिन ब्रेन में क्या होता है? खोपड़ी के बाद एक झिल्ली होती है ताकि इसको प्रोटेक्शन मिल सके, उसके बाद ये ब्रेन होता है। ठीक है, तो उसी झिल्ली को मेनिंजिस बोलते हैं। यहां भी देख सकते हैं ये खोपड़ी है। ठीक है, खोपड़ी के अंदर ये ब्रेन है। तो मेनिंजाइटिस किसकी बीमारी है? समझ में आ गया, मस्तिष्क की बीमारी है, यानी कि ब्रेन की बीमारी है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है कि आखिर मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, ये आइटिस क्यों लगा होता है बीमारियों के नाम में? कोलाइटिस, जैसे अर्थराइटिस है, तो ये आइटिस का क्या मतलब होता है, क्यों लगा होता है? देखिए आइटिस जो होता है ना, सूजन इन्फ्लेमेशन वाली जितनी बीमारियां होती हैं, जिसमें सूजन या इन्फ्लेमेशन के चलते होता है जो बीमारी, उसको इंडिकेट करने के लिए आइटिस लगता है। तो जैसे हेपा जो वर्ड होता है वो लीवर से रिलेटेड है, इसमें आइटिस लगा दे यानी कि लीवर में सूजन, हेपेटाइटिस हो गया। ठीक है, ऑर्थो जो वर्ड है वो हड्डियों से संबंधित है, इसमें आइटिस लग गया तो क्या हो गया? अर्थराइटिस, जिसको गठिया रोग कहते हैं। ठीक है, उसी तरह कोलोन जो होता है वो पेट, पाचन, इससे रिलेटेड होता है, इसमें आइटिस लगा दिए तो कोलाइटिस हो गया। इंसेफेलाइटिस, देखिए मेनिंजाइटिस ब्रेन की झिल्ली में सूजन, लेकिन अगर ब्रेन में ही सूजन हो जाए तो उसको कहते हैं इंसेफेलाइटिस। ठीक है, तो समझ गए आप, ब्रेन की झिल्ली में सूजन मेनिंजाइटिस, और ब्रेन में सूजन इंसेफेलाइटिस। ठीक है, जो ये ब्रेन होता है वो 3 हिस्सों में होता है। एक होता है फोर ब्रेन यानी कि अग्र मस्तिष्क, दूसरा होता है मिड ब्रेन यानी कि मध्य मस्तिष्क, और एक होता है हिंड ब्रेन यानी पीछे वाला, इसको बोलते हैं पश्च मस्तिष्क। जो आगे वाला जितना पूरा होता है ना, जितना पूरा आगे होता है, जो एकदम से ऐसे खिचिर पिचिर सा होता है, ये जो आप पूरा देख रहे हैं ना, ये पूरा आगे का ब्रेन का ही हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि ये आगे वाला, ये बीच वाला और पीछे वाला, ऐसा नहीं है। ये पूरा जितना दिख रहा है ये पूरा फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क होता है। अकेले 70% ब्रेन का यही होता है। ठीक है, ये इतना बड़ा हिस्सा होता है कि इसको भी पढ़ने के लिए 3-4 भाग में बांट करके पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो फोर ब्रेन जो होता है वो ऊपर वाला, ये आगे वाला हिस्सा पूरा होता है। ठीक है, ये सबसे बड़ा भाग है ब्रेन का। इसी हिस्से से हम लोग कुछ सोचते हैं, विचार करते हैं, निर्णय लेते हैं, बोलते हैं, जितना भी काम करते हैं मैक्सिमम उसी से होता है, हम जो करते हैं अपने मन से। ठीक है, चलिए, तो 3 भाग में बटा होता है हमारा ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। जो फोर ब्रेन होता है ये पूरा ये हिस्सा है, देखिए ये पूरा फोर ब्रेन का हिस्सा है, सबसे बड़ा है, लगभग 70% होता है। इसके बाद है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन देखिए सबसे छोटा है, मिड ब्रेन इतना ही है। ठीक है, और ये जो है ये पूरा
हिंड ब्रेन यानी कि पश्चिम मस्तिष्क है। ठीक है, समझ गए? आगे देखिए, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं फोर ब्रेन के बारे में, यानी अग्र मस्तिष्क के बारे में है। तो इसको पढ़ने के लिए इसको 3 भाग में डिवाइड करते हैं। ठीक है, कौन कौन? प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, यानी कि अग्र मस्तिष्क फोर ब्रेन को 3 भाग में बांट करके पढ़ेंगे, तब इसको अच्छे से पढ़ पाएंगे। एक होता है प्रमस्तिष्क यानी कि सेरेब्रम, बहुत पूछता है एग्जाम में सेरेब्रम के बारे में, बताते हैं। दूसरा है थैलेमस और तीसरा है हाइपोथैलेमस। चलिए वन बाय वन तीनों को पढ़ लेते हैं। देखिए, जो सेरेब्रम होता है यानी कि प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क ही दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। जो दिमाग होता है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा जो होता है वो अग्र मस्तिष्क का होता है, और अग्र मस्तिष्क में भी सबसे बड़ा सेरेब्रम का होता है। ऊपर ये जो दिख रहा है ना, जो ऐसे 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 सांप जैसा दिखता है, यही होता है सेरेब्रम। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं बीच में गोल जैसा, तालाब जैसा, वो है थैलेमस, और ये जो आप देख रहे हैं ये है हाइपोथैलेमस। तो इन्हीं 3 चीजों को मिलकर के बना होता है हमारा अग्र मस्तिष्क। ठीक है, यानी कि फोर ब्रेन। कौन कौन? ये सेरेब्रम, ये वाला थैलेमस और ये वाला हाइपोथैलेमस। यहां भी देखिए, ये हो गया थैलेमस, ये हो गया हाइपोथैलेमस, और ये सब हो गया सेरेब्रम। बहुत पूछता है सेरेब्रम के बारे में। अब देखिए, दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा सबसे ज्यादा यही है, और यही इंटेलिजेंस के लिए भी जिम्मेदार है। कोई आदमी बहुत इंटेलिजेंट होता है ना, बहुत तेज तरार होता है, कुछ भी याद हो जाता है, कुछ भी सीख जाता है, बहुत दिमाग का तेज होता है, उसका यही हिस्सा डेवलप होता है, बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। ठीक है, और कुछ भोंदू होते हैं, धब्बू टाइप के, उनका क्या होता है, कितना भी सिखा लो, जिसको हम लोग बोलते हैं ना गधा एकदम से, तो कुछ गधे लोग भी होते हैं, लेकिन उनमें उनका ज्यादा दोष नहीं होता है। उनका ब्रेन ही ऐसा होता है कि चीजों को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाता, याद नहीं कर पाता है। ठीक है, या वो जल्दी सीख नहीं पाते हैं। हालांकि ब्रेन का दूसरा हिस्सा एक्टिव होता है उनका, तो कुछ और सीख जाते हैं जिसमें इंटरेस्ट होता है। समझ में आ रहा है ना बात? तो देखिए, हर आदमी का जो ये सेरेब्रम होता है ना, इसका अलग अलग हिस्सा एक्टिवेट रहता है। किसी का पढ़ने में रुचि ज्यादा रहता है, किसी का म्यूजिक में ज्यादा रहता है, किसी का गलत काम करने में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, किसी का अच्छा काम करने में इंटरेस्ट रहता है। तो यही जो होता है, जो वो सबके लिए जिम्मेदार होता है। हम लोग जो भी एक्टिविटी करते हैं, जो भी याद रखते हैं, एक्टिविटी करते हैं, दिमाग लगाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, वो इसी से सब कंट्रोल होता है। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है, जिसका जितना मजबूत है, जितना एक्टिव है, जितना डेवलप है, वो उतना ही इंटेलिजेंट होगा, उसका आईक्यू लेवल उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, थोड़ा सेरेब्रम के बारे में और देख लीजिए। सेरेब्रम जो है हमारे दिमाग का 70% भाग होता है, अकेले यही 70% होता है, जो अभी हम बताया बाहर वाला हिस्सा 70%। दिमाग का 70% कौन सा होता है? सेरेब्रम, ये वाला दिमाग का 70% हिस्सा होता है, जो इंटेलिजेंस के लिए जिम्मेदार है। जिसके दिमाग में जितना ज्यादा फोल्ड होता है सेरेब्रम में, ये फोल्ड दिख रहा है ना, वो उतना ही ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, क्योंकि उतने ज्यादा इनमें न्यूरॉन होते हैं। दिमाग के सेल को न्यूरॉन बोलते हैं, दिमाग की कोशिका को। तो जिसमें जितना ज्यादा ये होगा, जितना ज्यादा फोल्ड होगा, उतना ज्यादा दिमाग होगा उसके पास, क्योंकि ज्यादा न्यूरॉन होंगे, और वो उतना ज्यादा क्या होगा, इंटेलिजेंट होगा। सभी ऐच्छिक गतिविधियों का ये केंद्र है। ऐच्छिक मतलब जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं, तो यही जो है हमको कंट्रोल कर रहा है। अभी आप जैसे कोई भी काम करते हैं, सुबह से उठ करके शाम तक, सोने जाने तक जो भी काम करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, सबके लिए यही जिम्मेदार होता है, ऐच्छिक क्रियाओं के लिए। विचार करना, निर्णय लेना, सोचना, इंटेलिजेंस, मेमोरी यानी कि स्मृति भी यही से कंट्रोल होता है। ठीक है, तो जिसका दिमाग कमजोर है, जिसका याददाश्त कमजोर है, उसको कोशिश करना चाहिए कि दिमाग के इस हिस्से को क्या करे, मजबूत करे, इसको डेवलप करे, एक्टिव करे। ये सेरेब्रम आप देख लिए, ये पूरा सेरेब्रम है। अब देखिए थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बारे में। देखिए, यह है थैलेमस, ये जो दिख रहा है ना तालाब जैसा, यही है थैलेमस। थैलेमस का क्या काम होता है कि बाहरी दर्द को महसूस करवाने में हेल्प करता है। जैसे बाहरी दर्द हो गया, सुई चुभ गया, सुई चुभना, चोट लग गया, कहीं गिर गए, दीवार में ढप से लग गया। ठीक है, तो ये जो है बाहरी चोट जितने हैं, गुदगुदी, इसका एहसास कौन करवाता है? थैलेमस करता है। ठीक है, कोई आपको जोर से थप्पड़ मार दिया, ठीक है, तो यही बताएगा आपको कि ये तो थप्पड़ मार दिया, यहाँ पे दर्द हो रहा है, तो आप ऐसे ऐसे कीजिएगा, ओहो थप्पड़ मार दिया। ठीक है, तो यही जो होता है वो जिम्मेदार होता है, ठीक है, इसके लिए।
कोई दोस्त होता है वो सुई चुभा दिया, ठीक है, आपकी बीवी ने सुई चुभो दिया, तो यही से पता चल जाता है, यही बता देगा कि देखो देखो कोई सुई चुभो दिया, तब दिमाग का ये हिस्सा एक्टिवेट हो जाएगा, कहेगा ओ ये तो हमरे वाली बीवी है। फिर आप उसको क्या कीजिएगा, फिर पकड़ के कूचिएगा, ठीक है, ठीक है। इसी तरह चोट लगना, मान लीजिए कोई आप गिर गए, चोट लग गया, तो कहेगा ना ओ दर्द हो रहा है यहाँ पे, तो यही दर्द का एहसास ये करवाएगा आपको, समझ में आया। तो बाहरी, याद रखिएगा, बाहरी चोट या दर्द या बाहरी जो सेंसेशन होता है वो इससे नियंत्रित होता है, ये एहसास करवाता है दिमाग को, ठीक है। त्वचा के जरिए जितनी भी चीजें हम फील कर पाते हैं वो गर्म ठंडा जो भी है, और बाहरी दर्द जो हमें जैसे सुई चुभोने, गुदगुदी या चोट लगने से आती है वो, और सूंघने से जो भी अच्छी या खराब खुशबू या बदबू आ रही है उसका एहसास यही करवाता है। समझ गए थैलेमस का काम? ये है हाइपोथैलेमस। इसका काम क्या है? भूख प्यास का एहसास। भूख प्यास लगती है ना, पढ़ते पढ़ते भूख लग जाता है, तो यही जो है एहसास करवाता है कि अरे चलो भूख लग रहा है कुछ खाते हैं, यही एहसास करवाता है कि बहुत पढ़ लिए अब तो भूख लग रहा है अब तो खाएंगे। शरीर के अंदर का दर्द, जो थैलेमस था वो शरीर के बाहर का दर्द एहसास करवाता था, ये शरीर के अंदर का दर्द एहसास करवाएगा। जैसे मान लीजिए पेट दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, ठीक है, बॉडी में कहीं पे पेन हो रहा है, तो यही आपको एहसास करवाता है अंदरूनी यानी कि अंदर का दर्द। बाहर का दर्द थैलेमस, अंदर का दर्द हाइपोथैलेमस। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्यार, गुस्सा, घृणा, नफरत, सुख और दुख, इंसान के सुख और दुख का कारण प्यार, मोहब्बत, घृणा, नफरत, तो ये एहसास करवाता है। अब आप समझिए, आप अपने दिन भर में ज्यादातर चीजें आप इसी बारे में सोचते हैं, किसी से प्यार, किसी से नफरत, किसी पे गुस्सा, उसने ये बोल दिया, बुआ शादी में नहीं आई, बुआ मुंह फुलाई हुई है, ठीक है, वो हमको धोखा दे गई। तो यही सब जो है सुख दुख का जो ये कारण जो है वो यही है, यही एहसास करवाता है, ठीक है। और इसी के चलते आप मानिए कि लोग डिप्रेशन में जाते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो कोई इंसान दुखी नहीं होता, डिप्रेशन में नहीं जाता, ठीक है। तो आपको इस पे कंट्रोल करना जरूरी है, लेकिन आप कर नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक है, भगवान ने बनाया है, ठीक है। जो साधु संत होते हैं ना वो इसी पे कंट्रोल कर लेते हैं, देखें सुख दुख से उनको कोई मतलब नहीं रहता, भगवान के पास से आए, भगवान के पास से जाना है, ठीक है। तो वो लोग जो है वो इन सब चीजों से क्या हो जाते हैं, परे हो जाते हैं, सांसारिक मोह माया से। तो ना सुख का अनुभूति होगा ना दुख का अनुभूति होगा। तो यही जो है वो प्यार मोहब्बत का भी कारण है, और प्यार मोहब्बत है तभी दुनिया चल रहा है, ठीक है। और यही लात भी खिलवाता है, ज्यादा प्यार हो गया, गए मिलने के लिए, पकड़ के घर वाले कूट दिए। तो देखिए ब्रेन के जो अग्र मस्तिष्क है उसके बारे में आप समझ गए। अब ब्रेन के दूसरे पार्ट के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि मध्य पार्ट के बारे में। ये सबसे छोटा हिस्सा है दिमाग का, देख रहे हैं, ये दिमाग का सबसे छोटा हिस्सा है। ये जो था कितना बड़ा था, जो अग्र मस्तिष्क था बहुत बड़ा था, उसके कंपैरिजन में ये बहुत छोटा है, देख रहे हैं ना। इसमें दो पार्ट होते ही हैं, एक ये वाला एक ये वाला, दो पार्ट होते हैं इसमें। ये जो है ये क्या कर रहा है, ये ब्रेन को और इस स्पाइनल कोड को जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। ये अंदर वाला पार्ट आप देख रहे हैं जो ब्रेन का मेन हिस्से में है, जो ब्रेन के मेन हिस्से में जो है ये वाला पार्ट क्या करता है, जो भी हम लोग देखते हैं सुनते हैं उसको प्रोसेस करता है। जैसे मान लीजिए आप मेरी बात सुन रहे हैं अभी, ठीक है, तो आप सुन तो कान से रहे हैं, कान इंफॉर्मेशन यही इसी को भेज देता है, तो यही जो है इसको प्रोसेस करके और हमें समझा देता है कि हाँ ये हम सुन रहे हैं, ठीक है। दूसरा चीज देखने का, जैसे आप हमको देख रहे हैं तो आंख जो है वो देखने का काम कर रहा है, लेकिन आंख इंफॉर्मेशन इसी को भेज दे रहा है, ये प्रोसेस करेगा और हमें समझाएगा कि हम क्या देख रहे हैं, ठीक है। इसका काम आप समझ गए, देखना और सुनने से संबंधित है, देखने और सुनने से जो भी इंफॉर्मेशन है वो उसको प्रोसेस कर गए और हमें समझाता है। और ये वाला जो हिस्सा है ये क्या करता है, ये वाला जो हिस्सा है ये जो है ब्रेन को, इस पूरे ब्रेन को और इस मेरु रज्जु को जोड़ रहा है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेरेब्रल पेंडुकल। क्या बोलते हैं, सेरेब्रल पेंडुकल। ये ब्रेन के मुख्य हिस्से और स्पाइनल कोड को जोड़ने का काम करता है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना। ये क्या करता है, ये देखने और सुनने से जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है उसको प्रोसेस करके हमें समझा देता है। तो मिड ब्रेन इतना ही है, बहुत आसान था ये तो।
देख रहे हैं, ये मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का दो हिस्सा है, एक ये वाला जो कि पूरे ब्रेन और इस स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ रहा है, बस इसका इतना ही काम है, और एक ये वाला जिसका काम है जो भी हम लोग सुनते हैं कान से और देखते हैं आंख से, वो कान और आंख इंफॉर्मेशन इसको भेज देता है और ये प्रोसेस करके हमें समझा दे रहा है कि हम लोग क्या देख रहे हैं या क्या सुन रहे हैं। चलिए, मिड ब्रेन खत्म। अब है हिंड ब्रेन यानी कि पश्च मस्तिष्क, ब्रेन का तीसरा और आखिरी हिस्सा। देखिए, ये होता है हिंड ब्रेन, यहां से लेकर के यहां तक पूरा नीचे वाला, यहाँ पीछे भी होता है ये। इसी पे अगर चोट लग जाता है ना तो ब्रेन हमेशा के लिए डैमेज हो जाता है। आप सुनते होंगे कि ब्रेन पर जब चोट लगता है ना, देखिए खोपड़ी तो होता है लेकिन ब्रेन का ये वाला हिस्सा जो है ना खोपड़ी से उतने अच्छे से प्रोटेक्टेड नहीं है, ठीक है। अगर ब्रेन के पीछे वाले हिस्से को किसी से जोर से मार दिया जाए किसी को तो वो मर भी सकता है, ठीक है। इसीलिए इसको प्रोटेक्शन देना बहुत जरूरी है। आप लोग देखते होंगे ना, लोग हेलमेट लगा के जाते हैं, ठीक है। और हेलमेट इसलिए लगाया जाता है कि अगर कोई और हिस्से पे चोट लग भी गई तो बचने के भी चांस है, लेकिन यहाँ पे अगर चोट लग गया तो भाई बहुत कम चांस है कि आप बचेंगे। इसीलिए हेलमेट लगाने की सलाह दी जाती है, समझ में आया। इसके चार भाग हैं, जो पीछे वाला जो ब्रेन है, पीछे वाला ये वाला, इसके चार भाग हैं, सेरेबेलम, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और स्पाइनल कॉर्ड। और ये चारों इंपॉर्टेंट है, चारों से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे देखिए आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, यही जो है पीठ की हड्डी से जुड़ा होता है। ये है पोन्स, ये है पोन्स। पोन्स का काम है हमारे श्वसन दर को नियंत्रित करना। श्वसन समझ रहे हैं ना, जब हम लोग सांस लेते हैं उसके बाद उससे ऑक्सीजन हमारी कोशिकाओं में जाती है तो जो भी हम लोग खाना खाए होते हैं वो पचता है, पचने के बाद एनर्जी निकलता है, एनर्जी निकलता है ना, तो वो एनर्जी जो है वो हमारे सेल तक जाता है जिससे हम लोग काम कर पाते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, श्वसन बोलते हैं। इसको श्वसन दर को नियंत्रित कौन करता है, श्वसन दर को नियंत्रित यही करता है। जैसे अभी हम मेहनत कर रहे हैं, मान लीजिए दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, तो उस समय ये श्वसन दर को बढ़ा देता है क्योंकि ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। ये सारी चीजें ऑटोमेटिक होती है, हम लोग इसमें कुछ नहीं करते हैं। इसके बाद है सेरेबेलम। सेरेबेलम का काम है ऑटोमेटिक चीजों को करना। जैसे कि हम अभी मान लीजिए लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं आकाश, आकाश आकाश, कितनी जल्दी लिख दिए। यही चीज एक 5 साल का बच्चा इतनी तेजी में नहीं लिख पाएगा, या 3 साल का बच्चा नहीं लिख पाएगा इतनी तेजी से। क्यों? क्योंकि हम 1000 बार ये वर्ड लिख चुके हैं, 1000 बार लिख चुके हैं। अब हम तो बात करते करते ऐसे लिख देंगे कि हाँ ये है आकाश, बात करते करते लिख देंगे। लेकिन जो बच्चा अभी सीख रहा है वो कैसे लिखेगा, वो ऐसे लिखेगा अमयाकार आ, क कमयाकार का और श तलावे श, तब लिखेगा आकाश। तो हमको क्या हो गया, प्रैक्टिस हो गया चीजों का। तो यही प्रैक्टिस जो है वो सेट हो जाता है सेरेब्रम में, समझ में आया। और हम लोग चीजों का ऑटोमेटिक करते रहते हैं, किसी से बात करते हुए काम करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम चल रहे हैं तो चल रहे हैं तो क्या हमेशा जो पैदा हुए थे तो ऐसे चल रहे थे? नहीं चल रहे थे, धीरे 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 चलना हम लोग सीखे, ठीक है। इसके बाद चलते 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 चलने का इतना प्रैक्टिस हो गया कि आदमी एक पैर में भी कूद कूद के चल सकता है, चल सकता है ना। तो क्या उसमें हम लोग ज्यादा सोचते हैं, दिमाग लगाते हैं, गिरते हैं? नहीं ना, क्योंकि सेरेब्रम में ये पूरा इंफॉर्मेशन सेट हो गया होता है। इसी तरह साइकिल चलाने में पहली बार में अगर कोई साइकिल चलाता है तो गिरेगा, पक्का गिरेगा, 5 दिन 6 दिन तक गिरेगा, फिर डर डर के चलाएगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब वो सीख जाएगा तो हैंडल छोड़ के चलाएगा एकदम से। कॉन्फिडेंस यही ना, प्रैक्टिस। तो जो भी चीज हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं वो पूरा यहाँ पे चला जाता है। इसके बाद हम लोग ऑटोमेटिक उस चीज को करने लगते हैं, समझ में आया। जैसे हम लोग बोलते भी हैं तो बचपन में हम लोग थोड़ा थोड़ा सीखते हैं, माँ, फिर मामा, फिर पापा, ऐसे सीखते हैं। बोलते बोलते इतना प्रैक्टिस हो जाता है कि क्या बोल रहे हैं समझ में भी नहीं आता, ठीक है। आदमी दारू पीने के बाद भी बोल देता है, इतना प्रैक्टिस हो जाता है बोलते बोलते, ठीक है। आप जिस चीज की भी प्रैक्टिस कीजिएगा वो आपके दिमाग के इस हिस्से में चला जाएगा और इसके बाद उसका आदत हो जाएगा और आप ऑटोमेटिक उसको करने लगिएगा, ठीक है। कई बार तो नींद में भी वही काम करने लगिएगा, ठीक है। एक बात इसमें देख लीजिए, जो सेरेबेलम होता है ना, दारू पी लेने पे या नशा कर लेने पे
ये कम एक्टिवेट हो जाता है। जैसे आप देखिए, दारू पीने के बाद भी आदमी चलता है लेकिन लड़खड़ा के चलता है, दारू पीने के बाद भी आदमी बोलता है लेकिन लड़खड़ा के बोलता है, ठीक है। इसीलिए दारू पी के गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि यही सेरेब्रम जो है वो इस इंफॉर्मेशन को बढ़िया से प्रोसेस नहीं कर पाता जो आप पहले सीखे हुए हैं, ठीक है। तो आप गड़बड़ कर सकते हैं, ले जाकर लड़ा दीजिएगा, मालूम चला ये दीवार में लड़ा दिए, किसी और के गाड़ी में लड़ा दिए, खुद तो डूबे ही सनम, दूसरों को भी डुबा दिए, ठीक है। मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा का काम है हमारे शरीर में होने वाली अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। जैसे कि पाचन, खाना खाने के बाद हम थोड़े बोलते हैं अपने पेट को कि भाई पचा दो पचा दो। जैसे दिल का धड़कना हमारे कंट्रोल में है नहीं है, धड़क रहा है भाई धड़क रहा है, ठीक है। जिस दिन धड़कना बंद हो गया उस दिन गए काम से। वो है ना मूवी में, जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है, कब तक चलेगा ये पता नहीं है। उत्सर्जन भी ऑटोमेटिक होता है, पानी पीते हैं उसके बाद सुसु आने लगता है, ठीक है। खाना खा लेते हैं इसके बाद सो करके उठते हैं सुबह तो पोटी लग जाता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर भी ऑटोमेटिक नियंत्रित होता है। छींक आना, हिचकी, ये सब ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? ये करता है हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? देखिए देखिए, ये है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये वाला, ठीक है। ये वाला हिस्सा पोन्स है और ये वाला हिस्सा स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड का काम देखिए, स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो देखिए दिमाग के इस हिस्से को इस पूरे, देखिए स्पाइनल कॉर्ड जो है यहां से स्टार्ट होकर के एक रस्सी जैसा इसमें रीढ़ की हड्डी में गया होता है। रीढ़ का हड्डी ऐसे गोल होता है, गोल होता है ना, गोल 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 होता है। तो गोल गोल जो होता है वो एकदम पाइप जैसा हो जाता है, ये जो रीढ़ की हड्डी है। और उसी पाइप के अंदर ये मेरुरज्जु अंदर अंदर गया होता है। ये बहुत नाजुक होता है, वही जो रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी के अंदर ही गया होता है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। क्योंकि बहुत नाजुक होता है, मालूम चला एक मुक्का कोई मारा पीठ पे, स्पाइनल कॉर्ड डैमेज, आप गए काम से, ठीक है। इसीलिए इसको प्रोटेक्शन देने के लिए क्या होता है, एक रीढ़ की हड्डी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्टेब्री कॉलम। क्या बोलते हैं? वर्टेब्री कॉलम, मेरुरज्जु हिंदी में, या ऐसे बोले तो रीढ़ की हड्डी, ठीक है। और उसी रीढ़ की हड्डी में अंदर से क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, मेरुरज्जु, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है ये देखिए, ये जो होता है प्रतिवर्ती क्रियाओं यानी कि रिफ्लेक्सिव एक्शंस को नियंत्रित करता है। जैसे अगर तवा गर्म है, जैसे ही आप उसको छुइएगा तवा को, वैसे ही अपना हाथ खींच लीजिएगा, बहुत तेजी से खींचिएगा। खींच लेने के बाद आपको पता चलेगा कि हाथ खींच लिए, गर्म भी था, ठीक है। तो ये इतना फास्ट काम करता है, ठीक। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इससे हमारा जो बॉडी होता है वो तुरंत अलर्ट हो जाता है, अलर्ट मोड में आ जाता है, ठीक है। तो हम लोग बहुत सारे खतरों से बच जाते हैं मेरुरज्जु से। ये जो मेरुरज्जु है इसी से पूरे शरीर में नर्व्स निकल करके गए होते हैं हर एक हिस्से तक, तब तो आप लोग महसूस कर पाते हैं ना चीजों को छू करके। ब्रेन के तीनों पार्ट को हम लोग पढ़ लिए। अब थोड़ा देखते हैं कि आखिर हमारा ब्रेन किस टाइप के सेल का बना होता है। कोशिकाओं के बारे में तो पढ़े होंगे, जो हमारे नॉर्मल कोशिकाएं होते हैं उनके बारे में आप पढ़े होंगे। ये तंत्रिका कोशिका है, यानी कि इसको न्यूरॉन बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसी से पूरा ब्रेन का जो हिस्सा होता है वो बना होता है, ठीक। एक जो तंत्रिका कोशिका होगा उसका ये पीछे वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं वो इससे आकर के जुड़ जाएगा। फिर एक और तंत्रिका कोशिका होगा, उसका पीछे वाला हिस्सा इससे आकर के जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये मिल करके एक जाल बना लेते हैं पूरा, और यही जाल पूरे ब्रेन में फैला होता है और ब्रेन इसी का बना होता है, ठीक। देखिए कैसे जुड़ा हुआ है, एक का पूंछ जो है दूसरे के सिर से जुड़ा हुआ है, इसी तरह मिल करके पूरा क्या बना देते हैं, एक सिस्टम बना देते हैं, देख रहे हैं, पूरा एक जाल बना देते हैं, और ठीक है। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए कुछ ब्रेन के बारे में। देखिए ब्रेन के बारे में एक चीज हम बता देते हैं कि जो लोग कहते हैं ना कि हम लोग अपने ब्रेन का 5% इस्तेमाल करते हैं, 6% इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम लोग 10% इस्तेमाल, वो सब झूठी बात है, सब बेकार और फालतू की बात है। हम लोग, हर इंसान अपने ब्रेन का पूरा हिस्सा इस्तेमाल करता है। ब्रेन का पूरा हिस्सा एक साथ इस्तेमाल नहीं होता, अलग अलग होता है। जैसे म्यूजिक सुनते हैं तो ब्रेन का दूसरा हिस्सा एक्टिवेट रहता है, पढ़ते हैं तो दूसरा वाला एक्टिवेट रहता है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो दूसरा वाला एक्टिवेट रहता है, समझ में आ रहा है। सो रहे होते हैं तो दूसरा एक्टिवेट रहता है। तो अलग अलग काम को जब हम लोग करते हैं तो ब्रेन का अलग अलग हिस्सा एक्टिवेट होता है।
इसीलिए हमें अलग अलग काम करने चाहिए, अलग अलग चीज़ों में रुचियाँ लेनी चाहिए। जितनी चीज़ों में रुचि लेंगे उतना ही ब्रेन का अलग अलग हिस्सा एक्टिवेट होगा। ठीक है, तो जो लोग भी कहते हैं कि ब्रेन का आप 10% इस्तेमाल करते हैं, 12% इस्तेमाल करते हैं, 100% इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, सब बेकार का बात है। ब्रेन का अलग अलग हिस्सा अलग अलग टाइम पे एक्टिवेट रहता है। बात समझ में आ गया? चलिए अब जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लीजिए। जैसे मस्तिष्क में प्रतिदिन औसतन 50,000 से 70,000 तक विचार आते हैं। 1 मिनट में लगभग 40-50 विचार आते हैं 1 मिनट में। पूरे दिन में सोचिए इतने विचार आते होंगे। ठीक है, लेकिन उन विचारों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। उन विचारों में जो इंपॉर्टेंट है उसी पे ध्यान देना है, बाकी हम लोग देते भी नहीं है। हमारा मस्तिष्क जीवन भर नए न्यूरॉन का उत्पादन करते रहता है। जो हम लोग खाते पीते हैं ना, उसका बहुत बड़ा हिस्सा हमारा ब्रेन ले लेता है एनर्जी का। ठीक है, और इसके बाद ये इतनी ऊर्जा उत्पादित करता है कि 12 से 25 वाट का बल्ब भी आप जला सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल घर में जो एलईडी होता है ना, वो 9 वाट का होता है, छोटा वाला, तो वो आसानी से जल जाएगा। ठीक है, तो सोचिए ब्रेन जो है वो कितना एनर्जी प्रोड्यूस करता है। देखिए दिमाग का जो बायां हिस्सा है वो शरीर के दाएं हिस्से को कंट्रोल करती है, और जो दिमाग का दायां हिस्सा है वो शरीर के बाएं हिस्से को कंट्रोल करता है। समझ में आ रहा है? यानी कि दायां वाला ब्रेन किसको कंट्रोल करेगा? बाएं वाले बॉडी को। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि दिमाग के बाएं वाले हिस्से यानी कि लेफ्ट वाले हिस्से में स्ट्रोक हो जाए या पैरालिसिस हो जाए, तो आप देखिएगा कि शरीर का जो बायां वाला हिस्सा है वो काम करना छोड़ देगा। यानी कि अगर इधर बाएं वाले हिस्से में अगर पैरालिसिस मर दिया, ये वाला हाथ काम नहीं करेगा, दायां वाला। अगर इधर वाले ब्रेन में प्रॉब्लम आ गई, पैरालिसिस हो गया, तो इधर वाला शरीर का हिस्सा काम नहीं करेगा। ये उल्टा है। ठीक है, हमारे ब्रेन में लगभग 86 बिलियन यानी कि लगभग 8600 करोड़ क्या है, न्यूरॉन है। इतने ज्यादा न्यूरॉन है। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेन के लिए। अगर ब्रेन को 5-10 मिनट के लिए अगर ऑक्सीजन नहीं मिले तो हमारे ब्रेन के जो सेल होते हैं वो मरने लगते हैं, आदमी पहुंच जाएगा कोमा में। ठीक है, और देर तक नहीं मिले तो आदमी मर जाएगा। जब ब्रेन के सेल ही डेड हो जाएंगे तो आप बताइए, सब कुछ तो ब्रेन ही कंट्रोल कर रहा है ना। दिल के धड़कन से लेकर के जो कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ तो ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। तो अगर ब्रेन के सेल ही डेड हो गए तो इंसान कितना देर तक जिंदा रहेगा, आप बताइए। तो ऑक्सीजन के कारण ही हमारा ब्रेन जो है वो काम कर पाता है। ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो वो जो है डेड होना शुरू कर देते हैं ब्रेन के सेल्स। जब ब्रेन के सेल्स डेड हो जाते हैं तो इंसान सबसे पहले तो बेहोश हो जाएगा, और अगर लेट हो गया तो दिमाग का बहुत सारा हिस्सा डैमेज हो जाएगा। इसके बाद आदमी कोमा में पहुंच जाएगा, और देर बाद आदमी मर जाएगा। ठीक है, इसीलिए ब्रेन जो होता है वहां तक ऑक्सीजन पहुंचना बहुत जरूरी होता है। आप सुने भी होंगे कि अगर किसी को चक्कर आ रहा हो तो वह उस आदमी को तुरंत बैठ जाना चाहिए। ठीक है, या लेट जाना चाहिए, ताकि दिमाग के नसों तक ऑक्सीजन जाए, ब्लड सप्लाई जाए। ठीक है, दिमाग की नसों तक अगर ब्लड सप्लाई जाएगा तो उसी ब्लड सप्लाई से ऑक्सीजन भी जाता है। इसलिए लोग सलाह देते हैं मालिश करने के लिए, योगा करने के लिए, ताकि ब्रेन तक अच्छे से ब्लड जाए। ब्लड जाए मतलब ब्लड ही ऑक्सीजन ले जाता है, तो ब्लड के जरिए ऑक्सीजन जाए। ठीक है,